बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रबंध प्रक्रिया को पढ़ा और प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताओं को समझा। और विद्यार्थियों, हमने प्रबंध के कार्यों में विभिन्न प्रकार के जो विद्वानों ने अपने मत दिए उनको हमने पढ़ा। विभिन्न प्रकार के जो विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के प्रबंध के कार्यों के जो मत दिए उनको हमने ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश की। आशा करता हूं कि वो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने उसे पढ़ने का प्रयास किया है तो ज़रूर आ ही गई होगी। आज हमने बात की थी कि हम प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं उसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी विद्यार्थियों आपको। जो विभिन्न प्रकार के कार्य हमने पढ़े थे अलग अलग विद्वानों के मतानुसार, मगर उसमें जो प्रमुख कार्य हैं उसकी हम आज व्याख्या सहित उसे पढ़ेंगे। विद्यार्थियों गौर करें तो प्रमुख कार्य में हमने आपको क्या बताया था वो मैं बता दूं कि प्रमुख कार्य की क्या ट्रिक थी। CD, विद्यार्थियों गौर करें, CDPOC। C का मतलब यहाँ मैंने कंट्रोल बताया था विद्यार्थियों गौर करें। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, और D का तात्पर्य विद्यार्थियों यहाँ मैंने डायरेक्शन बताया था यानी कि निर्देशन। विद्यार्थियों डायरेक्शन यानी कि निर्देशन। और P का मतलब प्लानिंग। विद्यार्थियों गौर करें, P का मतलब प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब नियोजन या फिर एक योजना होता है विद्यार्थियों। और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन विद्यार्थियों गौर करें। और अंतिम रूप में C का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। विद्यार्थियों आज हम इसे विस्तार से समझेंगे, आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों आप बने रहें इस वीडियो में अंतिम समय तक इसमें बने रहें। विद्यार्थियों गौर करें, वास्तविक तौर में नियोजन से हमारा क्या तात्पर्य है। ये CDPOC जो ट्रिक है वो उल्टी सीधी ट्रिक है, इसको मैंने सेट कर रखा है, मगर हम नियोजन से पढ़ेंगे। पहला है नियोजन, इसका मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? सरल शब्दों में अगर मैं बात कहूँ विद्यार्थियों तो नियोजन का मतलब है किसी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक संगठन अपने या फिर एक व्यवसाय का संचालन करने वाला प्रबंधक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु को एक रूपरेखा तैयार करता है। विद्यार्थियों क्या तैयार करता है? एक रूपरेखा तैयार करता है। इस रूपरेखा के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के नियम बनाता है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बनाता है। उन सिद्धांतों और नियमों पर वो चलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को अंजाम देता है। वही विद्यार्थियों एक नियोजन है। अगर साधारण सा उदाहरण हम बात करें तो अपनी किताब के अनुसार कि अगर हमें कहीं जाना है विद्यार्थियों, यानी कि आज हमें यहाँ से दिल्ली ही जाना है सपोज़, तो हम कैसे जाएंगे, कौन सी ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन कितने बजे यहाँ से निकलेगी, हमें क्या क्या साथ में लेके जाना है, और हमारे बीच में क्या क्या विषम परिस्थितियाँ भी आ सकती है, तो उसे हमें उभरने के लिए हमें किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनानी है। हम विभिन्न प्रकार की ऐसी योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे विद्यार्थियों? एक योजना तैयार करेंगे। और यही एक तरह की प्लानिंग होती है और एक नियोजन कहलाता है प्रबंध के अंदर। और जो ये प्रमुख कार्य होता है विद्यार्थियों, कोई भी संगठन अपने व्यापार का संचालन करेगा तो वो सर्वप्रथम प्लानिंग एक नियोजन करेगा, एक तरीका अपनाएगा, एक रूपरेखा बनाएगा किस प्रकार अपने लक्ष्यों तक पहुंचा जाए। इसमें ही विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने भी इसके अंदर एक नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री हुए विद्यार्थियों, नाइल्स, उन्होंने भी इसको समझाया। और एक गोइच करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी। विद्यार्थियों गोइच करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने भी परिभाषा दी। अगर सरल शब्दों में मैं ऐसे कहूँ तो किसी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करना, उसका चित्रण तैयार करना, यही एक नियोजन है। उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया कि अगर अपन को कहीं जाना है तो किस प्रकार से हम वहाँ तक पहुँचेंगे, क्या हमारे साधन होगा, क्या क्या हमें साथ में लेना है, यही एक नियोजन होता है, एक प्लानिंग होती है जो आपके व्यवसाय को निरूपित रूप से एक सफल व्यवसाय बनाती है। विद्यार्थियों सफल व्यवसाय बनाती है, इसे ही नियोजन कहा जाता है। गौर करें विद्यार्थियों, अगर हम नियोजन को पढ़ें वास्तविक रूप से तो एक ऐसी विधि
एक ऐसी कार्यप्रणाली, एक ऐसी पद्धतियाँ, एक ऐसे नियम, एक समय को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के बजट को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, वही विद्यार्थियों एक नियोजन है। नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बताया नियोजन क्या है। नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यपथ पर चुनाव करने एवं विकास करने की एक जागरूक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों क्या कहते हैं, नाइल्स करके हैं प्रबंध शास्त्री, वो क्या कहते हैं, गौर करें विद्यार्थियों। नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने, कोई भी हम एक संगठन होता है, एक है व्यवसाय हम चलाते हैं, उसमें हमारे सर्वप्रथम हमारे पास क्या होता है, प्रबंध में हमने विशेषताओं में पढ़ा था, हमारे पास एक उद्देश्य होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों गौर करें, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यपथ पर चुनाव करने। जो हम कार्यपथ, हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कार्यपथ का चुनाव बिल्कुल सही चुनाव होना चाहिए ताकि हम लाभों तक पहुंच सकें। विद्यार्थियों गौर करें, चुनाव करने हेतु एवं विकास करने की एक जागरूक प्रक्रिया है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम एक सही रास्ते को चुनाव करेंगे, उस विकास तक पहुंचने के लिए एक कैसी प्रक्रिया है, जागरूक। नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री वो हमें जागरूक कर रहे हैं कि कार्यपथ यानी उस कार्य यानी उस रास्ते पर हमें चलना है जिसमें हम विकास की ओर बढ़ सके। विद्यार्थियों एक नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री वो यह परिभाषा बता रहे हैं। विद्यार्थियों गौर करें, नियोजन प्रत्येक कार्य को करने और उपलब्धि और विविध विकल्पों से श्रेष्ठ उचित का चयन करना, जागरूक रहते हुए बदलती परिस्थितियों के साथ विकल्प को बदलना। नियोजन ये कहता है विद्यार्थियों कि आप अगर लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं, आप विभिन्न प्रकार की उपलब्धता को प्राप्त करनी है तो श्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। जैसे कि अभी आपने 10+2 की कॉमर्स से, अब आप कौन से विकल्प को चयन कर अपने भविष्य में सरकारी दामाद बनने के लिए जाओगे। मैं बीकॉम करूं, मैं वकालत करूं, मैं STC करूं, तो विभिन्न प्रकार का एक श्रेष्ठ विकल्प आप अपने भविष्य के लिए चुनोगे। ये आपकी एक प्लानिंग है, ये आपका एक नियोजन है, ये आपकी एक सर्वश्रेष्ठ रणनीति है, आपकी एक रूपरेखा है। विद्यार्थियों गौर करें, तो उसी आधार पर विद्यार्थियों मैं बात कर रहा था, ऐसे विकल्पों का चयन करना जो आपको बदलती परिस्थिति, जो आज के समय में परिस्थितियाँ बदल रही है व्यवसाय के अंदर, उन परिस्थितियों में बदलती परिस्थितियों को चुनकर अपने व्यवसाय को सही ढंग से स्थापित किया जाए, ये ही एक प्रकार का नियोजन होता है। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था गोइज करके प्रबंध शास्त्री हुए, वो क्या बोल रहे हैं। विद्यार्थियों गौर करें, गोइज प्रबंध शास्त्री वो नियोजन के बारे में क्या समझा रहे हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे। नियोजन एक चयन प्रक्रिया है। क्या है, चयन करना है। विद्यार्थियों क्या करना है, चयन का मतलब है किसी को चुनना, यानी रैंडमली हम अगर बात करें यादृच्छिक रूप से विभिन्न प्रकार के यहाँ लक्ष्य हैं, हमें कौन से लक्ष्य को चुनना है उसको चुनना, एक चयन प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, ये एक चयन प्रक्रिया है। विद्यार्थियों गौर करें, गोइज कहते हैं कि ये एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। इसकी समस्या का जन्म कैसे होता है, आप जो वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं उसमें से आप कौन से तरीके को अपनाते हो, ये एक प्लानिंग होती है, उसकी खोज के साथ नियोजन का जन्म होता है। विद्यार्थियों यही एक नियोजन है। विद्यार्थियों हमने इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों नियोजन कार्य की प्रमुख घटकों और उसके तत्व, नियोजन करने से पहले उसके प्रमुख घटक क्या क्या हो सकते हैं, उसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं। विद्यार्थियों उद्देश्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों हमारे पास एक उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधि, प्रविधि यानी टेक्निक, विभिन्न प्रकार की रीतियाँ, नियम, कार्यक्रम। विद्यार्थियों गौर करें, नियम, कार्यक्रम, व्यू रचना यानी रणनीति, प्रमाप, मापदंड, समय, बजट आदि भविष्य की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए हम दीर्घकालीन, अल्पकालीन विभिन्न प्रकार के संगठनों में ये योजनाएं काम आ सकती है। विद्यार्थियों नियोजन करने के साथ साथ जब हमें क्या क्या करना, उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है, नीतियों को ध्यान में रखना होता है, कार्यविधियों, प्रविधियों, रीतियों, नियम, कार्यक्रम, व्यू रचना, समय, बजट, इस विभिन्न प्रकार के इन तत्वों को ध्यान में रख के ही नियोजन किया जाता है, एक उचित प्लानिंग की जाती है। विद्यार्थियों हम हर कार्य, आपको अगर विद्यार्थियों पता हो तो अभी इस कोविड-19 के तहत आप के व्यवसाय अध्ययन का, कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन का पेपर रह गया था, मगर उस समय के दौरान हमने क्या प्लानिंग बनाई कि हम किस प्रकार पढ़ें।
ताकि हमारा समय का उचित प्रयोग हो सके। ये प्लानिंग होती है, एक नियोजन होता है। तो विभिन्न प्रकार की उसमें रणनीति होती है, विभिन्न प्रकार के मापदंड, समय को देखकर, बजट को देखकर, व्यवसाय के अंदर भी इस प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं वो ही एक नियोजन को अंजाम देता है विद्यार्थियों। तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों गौर करें, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है, जिसमें हमने उदाहरण के तौर पर भी इसको समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों अब हम संगठन को समझेंगे, गौर करें। संगठन, गौर करें विद्यार्थियों, संगठन से हमारा क्या तात्पर्य है? ये प्रबंध प्रक्रिया का कैसा कार्य है? महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों। संगठन अगर नहीं होता है तो कोई भी व्यवसाय सही ढंग से चल नहीं पाता है। संगठन तो महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों, गौर करें। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, संगठन कैसा कार्य है? प्रबंध प्रक्रिया का। अगर एक सफल प्रबंध करना है तो आपको संगठन की भूमिका निभानी ही पड़ेगी, इसलिए संगठन तो एक प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यार्थियों, गौर करें। महत्वपूर्ण कार्य है ये उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो आवश्यक कार्य क्रियाएं संपन्न करनी, उसका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन करना। अब इस संगठन के अंदर हम विभिन्न प्रकार की क्या क्या कार्य प्रणाली को अपनाते हैं उसे हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये प्रबंध प्रक्रिया का कैसा कार्य है? ये एक महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों। हम एक एक लाइन को पढ़कर समझेंगे। ये उद्देश्य प्राप्ति हेतु, लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों, किसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन के अंदर क्या क्या किया जाता है उसे हम पढ़ेंगे। प्राप्ति हेतु क्या करना होता है? विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करना होता है। जो विभिन्न प्रकार के संगठन व्यवसाय को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, उन्हें किस प्रकार से हमें संपन्न करना है, देखें। उसका निर्धारण करना पड़ेगा, हमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उसका निर्धारण करना पड़ेगा विद्यार्थियों। उन कार्यों का विभाजन एवं वर्गीकरण करना होगा। कार्य का विभाजन वर्गीकरण से तात्पर्य है कि जो बड़े स्तर के कार्य हैं वो उच्च प्रबंधकों को दिए जाए। जैसे आपने अपवाद द्वारा प्रबंध में समझा था कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को फिल्टर कर कर जो कार्य उच्च प्रबंधकों के लायक है वो उच्च प्रबंधकों तक पहुंचाए जाए विद्यार्थियों। जो निम्न कार्य हैं वो निम्न कर्मचारियों तक ही रहने दें। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभाजन, यानी निम्न स्तर के कर्मचारियों को निम्न स्तर का कार्य दिया जाए, उच्च प्रबंधक को उच्च प्रबंधक के कार्य दिए जाए। ये एक संगठन का मेन मोटिव होता है। उस कार्य को करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण करना। अब कौन सा कार्य किस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार है उसकी योग्यता का निर्धारण करना, ये एक संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अधिकार ए दायित्व तय करना, किसको किस प्रकार का अधिकार देना। जैसे हमने अपवाद हेनरी फेयर के 14 सिद्धांत में हमने अधिकारों का दायित्व हमने सीखा था, किस प्रकार की अथॉरिटी और किस प्रकार का उत्तरदायित्व किसे सौंपना है, वो भी इस संगठन के कार्य के अंदर आएगा। सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंध निर्धारित करना। जो भी कार्य अंदर कर रहे हैं विद्यार्थियों में एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, गौर करें। उनके कर्मचारियों में आपसी संबंध निर्धारित करना, सब कर्मचारियों में एक सहयोग की भावना स्थापित करना, उच्च प्रबंधक को निम्न प्रबंधकों के बीच में एक आपसी संबंध ऐसे क्रिएट करने हैं ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। मतभेद की भावना नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों, गौर करें। निर्धारित करना और गौर करें विद्यार्थियों, समान कार्यों का विभागीकरण करना इत्यादि महत्वपूर्ण रचना या संगठन संरचना प्रबंधकों को करनी पड़ती है। जो विभिन्न प्रकार के संगठन के अंदर जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती है, इंपॉर्टेंट जो कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो प्रबंधकों को करना होता है विद्यार्थियों। तो इस आधार पर विभाग अधिकारी अधीनस्थ संबंध संप्रेषण प्रारूप नियंत्रण की विधि निर्धारित होती है। जो विभिन्न प्रकार के विभाग के अंदर विभाग अधिकारी होते हैं, जैसे HOD बोला जाता है, अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन जैसे एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, इस सभी नियंत्रण की एक विधि सब निर्धारित होती है। संस्था की सफलता स्थायित्व उस संगठन संरचना और संगठन कार्य पर निर्भर करती है। अब संस्था का स्थायित्व बना रहेगा, संस्था आगे बढ़ेगी तो वो संगठन की संरचना पर निर्भर करता है। उस संगठन की संरचना की कार्य प्रणाली पर निर्धारित करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, किस कार्य को किसकी योग्यता के अनुसार बांटा गया है, ये सब संगठन पर ही निर्धारित करता है विद्यार्थियों, गौर करें। इसीलिए प्रबंध चिंतकों ने इसे मानव शरीर की मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी कहा है। मानव शरीर की एक मेरुदंड कहा गया है विद्यार्थियों। कैसा कहा गया है? ये मेरुदंड है, यानी कि जो शरीर के अंदर मेरुदंड के बिना एक आदमी का जो शरीर होता है वो डगमगा जाता है। उसी प्रकार अगर संगठन किसी व्यवसाय के अंदर नहीं है, किसी संस्था के अंदर नहीं है, वो व्यवसाय कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए संगठन को मेरुदंड कहा गया है। जिस प्रकार प्रबंध कई विद्वान जो चिंतक हुए उन्होंने इसको मेरुदंड कहा विद्यार्थियों, गौर करें। इसी आधार पर अब हम निर्देशन पढ़ते हैं विद्यार्थियों। किसे पढ़ते हैं? निर्देशन। निर्देशन से हमारा क्या तात्पर्य है?
सरल शब्दों में अगर विद्यार्थियों हम निर्देशन को क्या कहें इंग्लिश के अंदर, तो हम इसे डायरेक्शन बोलते हैं। और विद्यार्थियों किसी ने सच ही कहा है कि हम अगर सही डायरेक्शन में जाते हैं, एक विद्यार्थी अगर 10वीं के बाद सही दिशा की ओर बढ़ता है, अब उसने सही दिशा का मतलब है कि कोई संस्था है, जो सपोज अपन बात करें, उसके अंदर जो उपलब्ध संसाधन है, अब उन उपलब्ध संसाधनों का वो किस प्रकार उपयोग ले सकें। विद्यार्थियों अब जैसे हमारे पास अभी कोविड-19 के तहत, मैं इस कोविड-19 के आपको उदाहरण देकर हर चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। अब इस कोविड-19 के तहत हमारे पास एक समय है पढ़ने का, अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास सही दिशा है, हमारे पास उपलब्ध संसाधन पड़े हैं, अब कोई तो इस उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भरपूर ले रहा होगा घर पे पढ़ते हुए, मगर कोई सोच रहा होगा कि कोई नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे, मगर वो समय से पीछे हट रहा है। विद्यार्थियों समय के साथ साथ कार्य करना जरूरी है। अब इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम सही दिशा से आगे कैसे बढ़े, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है इसका हम प्रयोग किस प्रकार ले रहे हैं, सही दिशा में ले रहे हैं या गलत दिशा में ले रहे हैं। अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं विद्यार्थियों, तो इसके अंदर ही हमारे एक लेखक हुए विद्यार्थियों सन 1917 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विद्यार्थी कौन हुए? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विद्यार्थी गौर करें, मैं आपको बताता हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय सन 1917, ये इनके द्वारा ही एक रोमांटिक उपन्यास लिखा गया जिसे देवदास कहते हैं। और विद्यार्थियों देवदास इस रोमांटिक उपन्यास पे सन 1927 से लेकर विद्यार्थी गौर करना 2013 तक तमाम प्रकार की 14 फिल्मों का निर्देशकों द्वारा 16 फिल्म हिंदी व क्षेत्रीय भाषा में बनाई गई। तक 14 फिल्म निर्देशकों द्वारा, कितने निर्देशक, 14 फिल्म डायरेक्टर्स ने 16 फिल्में बनाई, तमाम प्रकार की हिंदी भाषा में बनाई, क्षेत्रीय भाषा में यानी तमिल में भी बनी, कन्नड़ में भी बनी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका सबका परिणाम अलग अलग आया। परिणाम तो एक था कि कमाई करना, मगर सबका परिणाम अलग अलग आया। किसकी फिल्म ज़्यादा बेहतरीन चल सकी, किसने उन संसाधनों में जो उपलब्धता थी, वो एक जो उपन्यास था वो एक संसाधन था, उस उपलब्धता को किस प्रकार निभाया और किस प्रकार फिल्म को निर्देशित करके पब्लिश की और उनमें विभिन्न प्रकार की कमाई। जो एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास था देवदास, उसको फिल्म के रूप में लाया गया। ये एक उन्होंने किस दिशा के अंदर उसका उपयोग लिया, मगर उनका परिणाम भिन्न भिन्न आया। विद्यार्थियों गौर करें। इसी आधार पर आज जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आप इस ऑनलाइन क्लासेस को किस दिशा के उपलक्ष्य में पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज मैं ये पढ़ रहा हूँ और भविष्य में आपको फ़ायदा मिल सकता है, आप नहीं तो अगर आज नहीं पढ़ रहे हो तो आप 3 महीने तक बैक हो जाओगे। विद्यार्थियों गौर करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निर्देश यानी कि मतलब इसका सीधा तात्पर्य अगर मैं बात कहूँ, इसका सीधा तात्पर्य क्या है? किसी कार्य को, विद्यार्थी गौर करना, किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, अधिकतम सफलता लक्ष्य प्राप्ति हो सके। विद्यार्थियों गौर करें, मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया, कोई जो संगठन के अंदर, जो संस्था के अंदर संसाधन उपलब्ध है, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए अधिकतम हम लाभ कमा सके। उसी प्रकार ये 14 फिल्म के निर्देशक हुए जिन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे एक रोमांटिक उपन्यास देवदास को 1927 से लेकर 2013 तक 16 फिल्में सामने आई और सबका परिणाम अलग अलग था। अंतिम रूप से कहे तो सबका मेन मोटिव तो था कमाई करना, मगर सबका कमाई सबकी बराबर नहीं हो पाई, सबकी अलग अलग कमाई के रूप में हुई, भिन्न भिन्न परिणाम इसके रहे। विद्यार्थियों गौर करें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों इनको इस उदाहरण के माध्यम से समझा। ये एक उपन्यास पर आधारित इतनी फिल्में बनी और इसका अनूठा उदाहरण रहा है। हिंदी में 4 बार 1935, 1955, 2002 में बनी इन फिल्मों का फिल्मांकन में प्रस्तुति अमेरिका के प्रमुख शोध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। विद्यार्थी कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने निर्देशन का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस विभिन्न प्रकार के हिंदी में जो 4 बार विभिन्न प्रकार की फिल्म बनी, 1935 में बनी, इसी उपन्यास के आधार पर 1955 पे बनी, 2002 में बनी, 2009 में बनी, तो इन फिल्मों का फिल्मांकन एवं प्रस्तुति पर किस प्रकार को इसको फिल्में की दुनिया फिल्म इंडस्ट्री में लाया गया, किस प्रकार की प्रस्तुति की गई, इस पर अमेरिका के एक प्रमुख शोध विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, इन्होंने एक रिसर्च किया आगे वास्तव में इस पर ऐसा निर्देशन की क्या भूमिका यहाँ आ रही है। इन्होंने निर्देशन किया, शोध किया, निर्देशन का तुलनात्मक अध्ययन किया। विद्यार्थी उन्होंने अध्ययन किया, इसमें इन्होंने फिल्म निर्देशक, नायक, नायिका, खलनायक, नायक, नायिका, निर्देशक यानी डायरेक्टर जो फिल्म को बनाता है, नायक जो उसके अंदर भूमिका निभाता है, नायिका जो उसके अंदर महिला भूमिका निभाती है, खलनायक जो अगर विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम देखा जाए तो हम उसे विलन कहते हैं। वो सभी पात्रों का अभिनय, नृत्य और बातचीत करने के तरीके को निर्देश देता है। संगीतकार, कैमरामैन, ड्रेस डिजाइनर एक फिल्म के निर्माण में लगे सभी व्यक्तियों को आदेश निर्देश देता है, अभिप्रेरित करता है, पर्यवेक्षण व जांच करता है
संयोजन कर फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। संभवतः आप निर्देशन कार्य की व्यापकता, प्रासंगिकता, जटिलता को समझ पाएंगे। विद्यार्थियों गौर करना, इसमें एक निर्देशक विभिन्न प्रकार के जो अंदर नायक होते हैं विद्यार्थियों, जो फिल्म के अंदर दर्शाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो नायक, जिसे हम हीरो बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हीरो, नायिका, हीरोइन, खलनायक जिसे हम विलन बोलते हैं, इन सबको संगीतकार, विभिन्न प्रकार के फिल्मों के अंदर जो संगीतकार होते हैं, कैमरामैन, ड्रेस डिज़ाइनर, फिल्म के निर्माण में लगे सभी व्यक्तियों को आदेश और निर्देश दिए जाते हैं, एक दिशा दी जाती है, वो एक डायरेक्टर के द्वारा दी जाती है। उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है, उन्हें मोटिव किया जाता है, उनकी जो उन्होंने कार्य किए उनके पर्यवेक्षण की जांच की जाती है विद्यार्थियों। संयोजन कर फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। मैं अंतिम रूप में कहूँगा कि एक निर्देशक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं उन्हें विभिन्न प्रकार का अभिप्रेरित किया जाता है, उनके पर्यवेक्षण की जांच की जाती है, उन्हें सही निर्देश दिए जाते हैं और उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार उपयोग कर हम व्यवसाय के अंदर को भी आगे बढ़ा सकते हैं और लाभ कमाई कर सकते हैं। उसी आधार पर इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया किस प्रकार हम निर्देश के माध्यम से हमें किस प्रकार निर्देशित होना है, उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करना है ताकि अधिकतम हम लाभ कमा सके। एक निर्देशक के द्वारा विभिन्न प्रकार के नायक, नायिका, खलनायक को अभिप्रेरित किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो अपना ज़्यादा समय यहाँ बिताकर अपने कमाई का साधन और अपने अधिकतम कमाई कर सके। विद्यार्थियों गौर करें विद्यार्थियों। इसी आधार पर प्रबंधक, विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंधक भी संगठन में कार्यरत अधिकारी। हमने इसको किस माध्यम से समझा, एक फिल्म के माध्यम से समझा। जो देवदास जो उपन्यास था, जो रोमांटिक उपन्यास था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा प्रतिपादित था सन 1917 के अंदर, उसके माध्यम से समझा। अब हम इसको संगठन और अपने व्यवसाय के माध्यम से समझेंगे। विद्यार्थी गौर करें, प्रबंधक भी, विद्यार्थी गौर करें, प्रबंधक भी संगठन में कार्यरत अधिक कर्मचारी आदेश को निर्देश देता है, अभिप्रेरित करता है, नेतृत्व करता है, संप्रेषण करता है, पर्यवेक्षण करता है और निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार और संगठन को अनुकूल बनाता है। संस्था के प्रति अपने तो भाव करता है जिससे वे स्व इच्छा से उद्देश्य प्राप्ति में योगदान देते हैं, तत्पर तैयार होते हैं। निर्देशन में समावित इन सभी कार्यों के लिए निर्देशक कौन होता है? प्रबंधक होता है। वो प्रभावी व्यक्ति तो होना आवश्यक है। निर्देशन कार्य के प्रमुख घटक वह अनुशासन होना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, आदेश निर्देश होने चाहिए, अधिकारों का भारारोपण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए विद्यार्थियों। इसी प्रकार विद्यार्थियों एक निर्देशक के भांति प्रबंधक भी एक संगठन के अंदर अपने जो अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश प्रदान करवाता है विद्यार्थियों, उन्हें अभिप्रेरित करता है, नेतृत्व करता है विद्यार्थियों। एक लीडरशिप जो हमारा इसके अंदर चैप्टर है, हम उसको प्रमुख रूप से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। एक लीडरशिप, एक अच्छा सफल नेतृत्व वही कर पाता है जिसके अंदर चातुर्यता होती है, जिसके अंदर सबको लेकर चलने की भावना होती है, वही एक सफल नेतृत्व कर सकता है विद्यार्थियों। मैं अगर आपको छोटा सा नेतृत्व के रूप में अगर उदाहरण दूं, अगर 5 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक बच्चा बोलता है कि कंचे खेलो, उसमें दूसरा बच्चा आता है कि नहीं, हम मारवाड़ी में कह सकते हैं कि सतोलिया खेलो, तीसरा बच्चा आता है कि नहीं, डोटा दड़ी खेलो, चौथा बच्चा आता है कि नहीं, क्रिकेट खेलो, मगर सफल नेतृत्व वही कर पाता है जो सब बच्चों को लेकर जाकर कंचे खिलवाता है और सब बच्चे कंचे खेलते हैं। तो ये एक सफल नेतृत्व है विद्यार्थी। उसी प्रकार एक प्रबंधक भी सफल नेतृत्व के दौरान सभी के साथ संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है, उनकी जांच करता है, उनका हौसला अभिप्रेरित करता है, हौसला अफजाई करवाता है, अपनत्व की भावना रखता है और स्वेच्छा से विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्यों की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये एक निर्देशन है, ये एक दिशा निर्देश है। इसे समावित होकर निर्देशक की बात मानते हैं और निर्देशक के अंदर, निर्देशक यानी यहाँ प्रबंधक के अंदर वो एक व्यक्तित्व होनी चाहिए, वो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए विद्यार्थियों। ताकि और पर्सनालिटी कब एक सफल प्रबंधक ये सब भूमिका कब निभा सकता है? जब उसके अंदर अनुशासन हो, जब उसके आदेश निर्देश देने की एक क्षमता हो, उसके पास अधिकार हो, उसके पास भारा अर्पण करने की विभिन्न प्रकार की एक नियम हो, संप्रेषण की उसमें निपुणता हो, अभिप्रेरित करने की निपुणता हो, नेतृत्व करने की निपुणता हो। ये विभिन्न प्रकार के प्रबंधक के अंदर ये सिद्धांत होने चाहिए, तभी वो एक सही सफल निर्देश दे सकता है और उन उपलब्ध संसाधनों का विभिन्न प्रकार के कर्मचारी किस प्रकार उपयोग करे ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके विद्यार्थियों। तो हमने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा। अब विद्यार्थियों है नियंत्रण। विद्यार्थियों मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक व्यक्ति सफल तभी बन सकता है जब उसमें नियंत्रण, कंट्रोल होना चाहिए। नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल भी होता है विद्यार्थियों। किसी कार्य को करने के लिए हमें नियंत्रण आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अपने संगठन को तभी चला सकता है जिसमें उसमें नियंत्रण की भावना हो। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को अगर लेके चलना है, तो सफलता प्राप्त करनी है, तो नियंत्रण, कंट्रोल किस प्रकार किया जाए।
हम जानते हैं अगर हम एक गाड़ी चलाते हैं तो अगर नियंत्रण नहीं है तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं थपेड़े खाकर गिर जाएगी। एक स्पीड का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार एक संगठन को चलाने के लिए भी हमारे पास नियंत्रण होना चाहिए विद्यार्थियों। मैं अब इसको किताबी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा विद्यार्थियों। मैं हर एक प्रमुख कार्य को उदाहरण दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा विद्यार्थियों। किताब में तो लिखा हुआ ही है, मगर एक उदाहरण से अगर समझना ज़्यादा उचित रहता है विद्यार्थियों। नियंत्रण से प्रबंधकीय कार्यों का कुशलता से निष्पादन संभव हो पाता है। अगर विद्यार्थी सफल नियंत्रण है तो प्रबंधक के जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो कुशलता से निष्पादित यानी परफॉर्म करते हैं विद्यार्थियों। कार्यों के परिमाप नियोजन के समय लक्ष्य निर्धारित के साथ निर्धारित कर दिए जाते हैं। जो कार्य के जो परिमाप है, जो कार्य के जो स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं वो विद्यार्थियों नियोजन के समय लक्ष्य उसके निर्धारण के साथ निर्धारित कर दिए जाते हैं। कर्मचारी द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के वास्तविक परिणामों को इन पूर्व निर्धारित मानकों से तुलना कर विचलन कर अधिक या कम ज्ञात विचलनों का प्रयोग सुधारात्मक प्रयास करने के लिए आगामी योजनाओं में विस्तार के लिए करते हैं। इसी आधार पर विद्यार्थी गौर करें। मैं इसे वापस एक बार पढ़ के बताता हूँ। नियंत्रण से प्रबंधकीय कार्यों का कुशलता से निष्पादन संभव हो पाता है। कार्यों के परिमाप नियोजन के समय ही लक्ष्य निर्धारण के साथ निर्धारित कर दिए जाते हैं। जो हमें कार्य किस प्रकार के तैयार करने हैं, किस प्रकार के हम कार्यों का स्टैंडर्ड बनाएं, वो नियोजन के समय ही तैयार कर लिए जाते हैं। विद्यार्थी गौर करें। वास्तविक परिणामों को इन पूर्व निर्धारित मानकों से तुलना कर विचलन, जो व्यवसाय के अंदर जो विचलन विभिन्न प्रकार के डाइविएशन आते हैं, विभिन्न प्रकार के अपवाद आते हैं, उनसे तुलना कर अधिक या कम ज्ञात करते हैं। ज्ञात विचलनों का प्रयोग सुधारात्मक प्रयास करने के लिए आगामी योजना में विस्तार के लिए कर दिया जाता है। विद्यार्थियों गौर करें। हेनरी फ्योल करके प्रबंध शास्त्री हुए विद्यार्थियों। कौन? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या समझाया इसके बारे में गौर करें। नियंत्रण के बारे में हेनरी फ्योल के माध्यम से हम समझेंगे कि नियंत्रण क्या है विद्यार्थियों। नियंत्रण का आशय यह है जांचने से है। नियंत्रण का आशय क्या है? एक जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य या योजना दिए गए निर्देश या निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं विद्यार्थियों। कंट्रोल विद्यार्थियों, एक कंट्रोल एक वही कर सकता है जिसमें कंट्रोल करने की सामर्थ्यता हो। तो नियंत्रण का ये आशय यहाँ हेनरी फ्योल करके प्रबंध शास्त्री वो कह रहे हैं कि नियंत्रण का आशय क्या है? जांचने से, यानी कि जांच करने से संस्था के जो कार्य, जो योजनाएं, जो नियोजन के द्वारा दी गई थी विद्यार्थियों, वो निर्देश दिए गए थे, नियम दिए गए थे, वो नियम जो निर्देश दिए गए थे, नियम दिए गए थे, संस्था के सभी को कार्य दिए गए थे, वो नियम और निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे। ये नियंत्रण कंट्रोलिंग करने की एक अभिलाषा रहती है। नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की त्रुटियों का पता लगाना है। हम किसी कार्य को संगठन के अंदर या कोई व्यवसाय के अंदर, कोई संस्था के अंदर कोई त्रुटियां हो रही है तो हम नियंत्रण के माध्यम से ही उन त्रुटियों को वापस सही करवा सकते हैं। सही तब करवा सकते हैं हम नियंत्रण के माध्यम से जब त्रुटियों का पता लगा सकते हैं। तो नियंत्रण का मतलब है किसी त्रुटियों का पता लगाना, जिसे यथा समय सुधार किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं हो। तो सरल शब्दों में हम इसका कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नियंत्रण के बिना तो कोई संगठन विस्तारित रूप से चल ही नहीं पाता है विद्यार्थियों। जिस प्रकार संगठन महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रबंध का, उसी प्रकार नियंत्रण भी कार्य प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। किस प्रकार है? अगर व्यवसाय के अंदर कोई त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि का पता लगाना, उस त्रुटि को पता लगाकर उसे सही करना, जो ताकि भविष्य में कोई त्रुटि ना हो, ये एक नियंत्रण है। आज हमारी बाल मंदिर स्कूल में महेश जी सर उनका नियंत्रण अनुशासन के रूप में चलता है और इस नियंत्रण के रूप में ही विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां होती है तो वो उनका पता लगाकर उनका निवारण करते हैं। तो ये एक सफल प्रबंध है और ये प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। तो अगर एक नियंत्रण सफल होता है तो विद्यार्थियों हमारे सामने त्रुटि भी आती है, उस त्रुटि का पता भी लगाया जा सकता है। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व है विद्यार्थियों। नियंत्रण अगर अपनाना है तो उसके प्रमुख तत्व है। वो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उसको हम जानेंगे विद्यार्थी, गौर करें। परिमाप का निर्धारण करना। परिमाप क्या होता है विद्यार्थियों? एक स्टैंडर्ड जो डेविएशन होते हैं, जैसे परिमाप, हम किसी चीज़ को नापने से पहले कहते हैं ना इसका परिमाप कितना है। तो विभिन्न प्रकार के संगठन के अंदर कार्य है, उस कार्य में क्या क्या परिमाप आपके सामने उभर के आ रहे हैं, तो परिमापों का निर्धारण करना है। विभिन्न प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स जो आपके सामने जो तत्व आ रहे हैं उनका आपको निर्धारण करना है विद्यार्थी। परिमाप का निर्धारण करना है। कार्यों का मूल्यांकन व परिणाम विवरण तैयार करना। जो भी कार्य किए हैं विद्यार्थियों उनका मूल्यांकन करना है। कार्य मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन करना। एक अंतिम रूप में जो मूल्यांकन किया जाता है उसका एवोल्यूशन करना है विद्यार्थी। क्या करना है? एवोल्यूशन करना है, कार्यों का मूल्यांकन करना है। जिस प्रकार हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो हमारा मूल्यांकन एग्जाम के माध्यम से होता है, उसमें हम कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो इसी आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करना है और उनका विवरण तैयार करना है, उनका स्टेटमेंट तैयार करना है विद्यार्थी। गौर करें, तो परिमापों का निर्धारण करना है, कार्यों का मूल्यांकन करना है, ये परिणाम विवरण तैयार करना है और वास्तविक परिणामों का परिमापों से
तुलना कर विचलन ज्ञात करना है। जो वास्तविक परिणाम आपके सामने, जो रियलिटी जो आपके सामने रिजल्ट आ रहे हैं, उन जो प्रमाप आपके जो संगठन के अंदर है उनकी तुलना करके क्या विचलन, क्या डाइविएशन, क्या अपवाद आपके सामने आ रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही है, उनका तुलना करना और विचलनों के आधार पर संशोधन या सुधारात्मक कार्रवाई करनी। और जो विचलन आपके आए हैं, जो आपके सामने समस्या है, विचलन का मतलब समस्याएं, उनका संशोधन कर उनकी समस्यात्मक उनकी तुलना कर उनका संशोधन करना, ये सब कार्य नियंत्रण के अंदर आते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, हमने एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया है विद्यार्थियों। अब अपना अंतिम है समन्वय। इसके पढ़ने के बाद सहायक कार्यों का मैं अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए और आप कहीं ना कहीं वीडियो से बिखर ना जाओ, वीडियो के साथ जुड़े रहो। इसलिए विद्यार्थियों मैंने एक एक शब्द को हम पढ़ रहे हैं आराम से, आप इसे समझने का प्रयास करें। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन। विद्यार्थियों समन्वय, विद्यार्थियों अगर विद्यार्थी भी साथ में अगर बैठे हैं, अगर उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं है तो वो एक सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। एक संगठन कहते हैं तो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के उच्च प्रबंधक कार्य करते हैं, तो उनमें आपस में सामंजस्य होना जरूरी है। इसीलिए कुंटज ओडोनल ने समन्वय को प्रबंध का सार कहा था। विद्यार्थियों समन्वय को क्या कहा था? प्रबंध का सार कहा था। विद्यार्थियों सार मतलब अपन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अपन देखते हैं और उसमें लास्ट में जो निचोड़ निकलता है वो एक सार है। तो प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है। और ये प्रबंध शास्त्री हुए थे कुंटज ओडोनल। इन्होंने ये बात कही, समन्वय के बिना प्रबंध होना ही तय नहीं है। विद्यार्थियों तो हम कितना भी बड़े संगठन को खड़ा कर लेंगे, अगर आपस में हमारे पास सामंजस्य स्थापित नहीं है, हम एक दूसरे की बात से साझा नहीं कर सकते, हम एक दूसरे की बात को सह नहीं सकते, हमारे विचार मिलते नहीं है, तो वो संगठन कैसे चल पाएगा? यानी कि समन्वय होना, कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन की भावना होनी जरूरी है। जैसे हम कोऑपरेटिव पढ़ते हैं ना, कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सहकारी की भावना, वैसे ये कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने में सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। इसीलिए ही हम समन्वय होना जरूरी है। तो कुंटज ओडोनल ने परिभाषा दी कि समन्वय क्या है? एक प्रबंध का सार है। हम समन्वय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। संगठन में कर्मचारियों की क्रियाएं, विद्यार्थियों संगठन के अंदर कर्मचारियों की क्रियाएं, कार्यविधियाँ, कार्य क्षमता, गुणों को पर्याप्त भिन्नता तथा पाई जाती है, जिससे व्यक्तिगत संघर्ष की संभावना होती रहती है। विभिन्न प्रकार के संगठन के अंदर कर्मचारी, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सबका व्यक्तित्व विद्यार्थियों अलग अलग होता है, सबके अंदर कार्य क्षमता अलग अलग होती है, उनके अंदर गुण अलग अलग होते हैं, तो भिन्नता पाई जाएगी। अगर भिन्नता पाई जाती है तो व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्तिगत संघर्ष की संभावना बढ़ती है। जो अंतर्व्यक्तिगत जो रिलेशन होते हैं, व्यक्तिगत जो रिलेशन होते हैं, उनमें अलग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। किंतु प्रबंधकों को इन प्रयासों में एक रूपता लानी है। सभी के अलग अलग व्यक्तित्व होता है, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, मगर एक प्रबंधक, एक सफल प्रबंधक उनको आपस में उनका सामंजस्य स्थापित करेगा, उनमें एक रूपता लाएगा, उनमें सहयोग की भावना पैदा करेगा, उनके विचारों को एक रूप में बांधने का प्रयास करेगा। विद्यार्थियों तो यही एक उचित समय होता है, ताकि सामंजस्य उत्पन्न करता है, ताकि न्यूनतम लागत पर विद्यार्थियों निश्चित लक्ष्य प्राप्त किए जा सके, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके और सामंजस्य के साथ मिलकर कर्मचारी कार्य कर सके। भौतिक संसाधनों की सीमितता तथा अधिकतम प्रयोग की बाध्यता के कारण इनके आवंटन में भी सामंजस्य उत्पादन करना पड़ता है। भौतिक संसाधन जो फिजिकली, जो अगर हम बात करें, जो संसाधन जो उपलब्ध होते हैं उसकी सीमितता है। विद्यार्थियों हर संस्था के अंदर भौतिक संसाधनों की सीमितता रहती है और हमें अधिकतम उसे किस प्रकार प्रयोग किया जाए और इसका किस प्रकार आवंटन किया जाए, उसमें सामंजस्य स्थापितता होनी जरूरी है, ताकि प्रति इकाई ऊपरी व्यय लागत न्यूनतम हो। प्रति इकाई ऊपरी व्यय ओवरहेड होती है, जो इकाई, हर इकाई की जो लागत है वो कम आए। विद्यार्थियों इसमें एक मैसी करके प्रबंध शास्त्री हुए। विद्यार्थी कौन हुए? मैसी। वो क्या कहते हैं? विद्यार्थियों गौर करें, समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। विद्यार्थियों और इसीलिए कुंटज ओडोनल ने प्रबंध का से सार कहा। किसने कहा? विद्यार्थियों गौर करें, कुंटज ओडोनल। कुंटज ओडोनल ने कहा प्रबंध क्या है? समन्वय प्रबंध का सार है। विद्यार्थियों यहाँ मैसी करके प्रबंध शास्त्री भी उन्होंने परिभाषा दी और कुंटज ओडोनल ने परिभाषा दी। दो प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषा दी, मैसी और कुंटज ओडोनल। विद्यार्थियों इसी आधार पर हमने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के जो प्रमुख कार्य थे, जो इसकी हमारे पास टिक थी, CDPOC, कंट्रोल, डायरेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। नियोजन से हमने सीखा कि किसी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों कोई रूपरेखा तैयार करना, और उसके हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। संगठन को भी हमने विभिन्न प्रकार के माध्यम से समझने का प्रयास किया और संगठन के बारे में ये महत्वपूर्ण कार्य होता है, और ये एक शरीर में जो मानव के अंदर मेरुदंड होता है, उसी प्रकार ये संस्था का, संगठन
में मेरुदंड की भूमिका निभाई जाती है। निर्देशन को हमने श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो प्रतिपादित उपन्यास वेद व्यास 1917 के अंदर जो वेद व्यास था 1917 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा एक दिए गए रोमांटिक उपन्यास वेद व्यास पर 1927 में लेकर उन्होंने 1917 में जो दिया था और 1927 से लेकर जो 2013 तो विभिन्न प्रकार की जो फिल्में प्रतिपादित हुई उसके बारे में हमने निर्देशन को समझा, विद्यार्थी गौर करें, और उनके माध्यम से हमने प्रबंधक को एक निर्देशक की भूमिका निभाकर समझाने का प्रयास किया। नियंत्रण को हमने समझा, नियंत्रण के अंदर जो प्रमुख 4 भागों को समझा। समन्वय को हमने समझा, समन्वय के अंदर हमने प्रबंध शास्त्री कुंटज ओडोनॉल की जो परिभाषा थी प्रबंध का सार है, समन्वय प्रबंध का सार है, उसको समझने का प्रयास किया विद्यार्थियों। अगले वीडियो के अंदर हम प्रबंध के सहायक कार्य को समझेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद। जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो प्रश्नोत्तरी दी उसे आप करने के लिए प्रमुख रूप से बाध्य हो, क्योंकि बाद में कॉपी चेक होगी।